हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वाच्य को कैसे पहचानना है, कारक क्या है, इनको पहचानना कैसे, छंद के अंदर रोला क्या है, सोठा क्या है, दोहा क्या है, कुंडलिया, इसको विस्तार से समझेंगे। उसके बाद देशज और विदेशज शब्दों को समझेंगे और फिर हम लोग तद्भव और तत्सम को समझेंगे। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे और यह वीडियो जो है एमपी पटवारी एग्जाम के लिए स्पेशल बनाई गई है। ठीक है, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने समास, काल, संधि, अनुलोम विलोम, रस, अलंकार, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द और प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को डिस्कस किया था। अब आज की यह वीडियो दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। 5 टॉपिकों को हमने आपको बता दिया है। अब चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ों को जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, आपको लिखना नहीं है कोई चीज़। जैसे हमने उस वीडियो में आपको एक एक चीज़ें डिस्कस करा दिया था और समझ गए थे आप, उसी तरह इस वीडियो में भी समझ जाएंगे। बस आपको एक काम करना है कि आप लोग ध्यान से सुनते रहिए कोई जो चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, और आपको लिखना नहीं है। ठीक है, जब लिखने को कोई चीज़ बताई जाएगी या फिर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट कही जाएगी तो उसी को लिखेंगे। बाकी आप ध्यान से देखते रहेंगे तो हम आपको एक एक चीज़ों को जो है डिस्कस करा देंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वाच्य। आपके एग्जाम में वाच्य भी पूछा जा रहा है, इससे कई प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जानिए कि वाच्य हमारे 3 होते हैं। एक कर्तृवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य है, तीसरा भाववाच्य है। देखिए, कर्तृवाच्य को ही इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है और पॉसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। तो उसी तरह इसमें भी होगा, लेकिन देखिए इसमें हमको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पढ़ना है। अब चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वाच्य की परिभाषा हम लोग पहले देख लेंगे। देखिए, वाच्य शब्द का अर्थ बोलने का विषय है, क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध होता है कि क्रिया की मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है कि कर्म है कि भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए, वाच्य को हमने बताया कि 3 प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कर्तृवाच्य को सीखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा आपको कि भाई मोहन पत्र पढ़ता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है, भाववाच्य। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग सीखते हैं कि हमको पहचानना कैसे। देखिए, कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य क्या होता है, तो इस वाक्य में कर्ता के लिंग मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, लिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन और पुरुष में परिवर्तन करते ही वाक्य की क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। मतलब इसका क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी वाक्य है, ठीक है, उसमें कर्ता में लिंग, वचन और पुरुष, ठीक है, उसके जो कर्ता है उसमें लिंग, वचन और पुरुष में परिवर्तन करते ही वाक्य की क्रिया में भी परिवर्तन हो जाए, वही हमारा कर्तृवाच्य होता है। और इसमें देखिए दोनों जो है क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आपको यहाँ कुछ नहीं समझना, अभी देखिए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन पत्र पढ़ता है, तो देखिए इसमें मोहन क्या है, मोहन हमारा हो गया कौन, कर्ता है। ठीक है, पढ़ना हमारी क्या है, पढ़ना क्रिया हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया रमेश दिल्ली जाता है, तो रमेश हमारा क्या है, कर्ता है। जाना क्या हुआ, दिल्ली। राधा में राधा हमारी क्या हो गई, कर्ता। सीता कर्ता है। पढ़ना और जाना क्रिया हो जाएगी। देखिए, कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में जो है न शब्द आ जाए, क्या आ जाए, न। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सभी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, तो ये सब हमारी क्रियाएँ हो जाती हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर अब कैसे समझेंगे आपको, जैसे दिया गया कि मोहन पत्र पढ़ता है, तो देखिए मोहन जो था यह कौन लिंग है, पुल्लिंग है। अब जब इसी को आप स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब आपको कहा जाए कि कर्तृवाच्य पहचानिए कौन सा कर्तृवाच्य है, तो जैसे शब्द दिया गया मोहन पत्र पढ़ता है, तो आप उसी को तुरंत स्त्रीलिंग करिए। जब मोहन पत्र पढ़ता है क्या करेंगे, स्त्रीलिंग, तो मोहन की जगह किसी स्त्रीलिंग को रखिए। तो स्त्रीलिंग में हमने सीता को, राधा को रख दिया, तो क्या हो जाएगा, राधा पत्र पढ़ती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि राधा पत्र पढ़ता है, तब तो गलत हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा। तो हम उसको क्या करेंगे, राधा पत्र पढ़ती है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब हमने जो है कर्ता को चेंज किया, जब हमने कर्ता को चेंज किया यानी कर्ता को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया, तो हमारी क्रिया भी चेंज हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ना से पढ़ती हो गई। अब देखिए, अब हम दूसरे उदाहरण की मदद से इसको समझें। जैसे आपको दिया गया कि रमेश दिल्ली जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले आप रमेश को चेंज करेंगे, रमेश की जगह आप किसी स्त्रीलिंग को रखिए, पुल्लिंग है, तो हमने सीता को कर दिया। ठीक है, अब
जब इसको चेंज कर देंगे तो इसका टोटल चेंज हो गया। जैसे रमेश दिल्ली जाता है, जब स्त्रीलिंग किया तो क्या होगा, सीता दिल्ली जाती है। क्रिया चेंज होगी नहीं, जाता से जाती हो गई कि नहीं। वही चीज़ तो परिभाषा में कहा गया है कि जब इस कर्ता के लिंग यानी जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग किया, यानी जब कर्ता के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं तो वाक्य की क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब आप कर्तृवाच्य को आसानी से समझ गए होंगे, अब आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये था हमारा कर्तृवाच्य। चलिए इसमें एक चीज़ें और होती हैं, इसको भी थोड़ा आप देख के जाइए। जैसे है हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए आपके समझने के लिए क्या है, यदि किसी वाक्य के कर्ता के साथ कर्ता कारक ने लगा हो, देखिए यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ कर्ता कारक ने लगा हो तो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, पहचानने की ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है सोहन ने खाना खाया, तो आप इसका जैसे मान लीजिए आपके पास समय कम होता है एग्जाम देते टाइम, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ये क्या है हमारा कर्ता शंकर, लता करता है। ठीक है, शंकर, लता, वह, रोहन, सोहन, मोहन सभी क्या है, जो कार्य के करता है, जो कार्य को करता है वही हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता के बाद तुरंत ना लगा हो, क्या लगा हो, ने शब्द का यूज हुआ हो। जैसे लता ने, शंकर ने खाना खाया, लता ने गाना गाया, तो आप तुरंत वहां पर बिना हेजिटेशन, किसी डाउट के तुरंत वहां पर आपको बोल देना है कि हमारा कौन सा अर्थ है, कर्तृवाच्य है। और यदि इससे भी नहीं, आपको यदि वाक्य में ने नहीं दिया गया है कर्ता के बाद, तब आप उसका तुरंत स्त्रीलिंग करेंगे। स्त्रीलिंग करने के बाद यदि क्रिया बदल जाती है तब भी वह चीज हमारे क्या हो जाएगी, कर्तृवाच्य हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको जो है कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। देखिए इसी तरह हम आपको सभी चीज़ें भी डिस्कस कराएंगे और आप एक एक चीज़ों को समझ जाएंगे। दूसरा हमारा क्या था, कर्मवाच्य। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए हमने परिभाषा नहीं लिखी है किसी चीज़ की, हमने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि हाल ही में आपका एग्जाम है, हो सकता है किसी का अगले दिन हो या फिर दूसरे दिन हो, इसलिए हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए इस वाक्य में क्रिया कर्म पर आधारित होती है। अब देखिए क्रिया क्या थी, हमने बताया जानना, पढ़ना, खाना, सोना, जागना, ये किस पे आधारित होती है, कर्म पर। कर्म क्या है, जैसे रोहन के द्वारा पत्र पढ़ा गया, तो पत्र पढ़ना क्या था, उसका कर्म था। सीता के द्वारा खाना खाया गया, क्या खाया गया, खाना खाया गया, तो खाना खाया क्या हो गया, वही इसका कर्म है। कर्म मतलब कर्ता जिस चीज को करता है वही उसका कर्म हो गया। ठीक है, देखिए एक तो ये हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। अब दूसरा पॉइंट का है, और इसमें के द्वारा शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए हमने पहचानने के लिए आपके सबसे बड़ी चीज इसमें लिख दी है कि इसमें के द्वारा शब्द का यूज हुआ होगा। ठीक है, जैसे कोई भी वाक्य आपको दिया जाएगा, आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि रोहन के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, रोहन के द्वारा जो है पत्र पढ़ा जाता है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें बीच में के द्वारा शब्द आया कि नहीं है। दूसरा दिया गया है कि सीता के द्वारा खाना बनाया गया, के द्वारा शब्द का यूज हुआ। जहां पर आपको वाक्य में के द्वारा शब्द मिल जाए वहां पर आप तुरंत जो है कि कुछ भी सोचे कर्मवाच्य कर दीजिए। ठीक है, जिस वाक्य में बीच में जो है के द्वारा शब्द का यूज हो जाए वहां पर आपको तुरंत कर्मवाच्य कर देना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज हमने यदि के द्वारा नहीं दिया है तो हमने कहा था कि इस वाक्य में क्रिया जो है ये कर्म पर आधारित होगी। जैसे रोहन के द्वारा पत्र पढ़ा गया, पत्र किसके द्वारा पढ़ा गया, रोहन के द्वारा ही पढ़ा गया है, तो जो क्रिया हुई है, पढ़ने की क्रिया जो हुई है वह किस पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। ठीक है, द्वारा पढ़ा गया, पत्र को पढ़ा गया है। जैसे सीता के द्वारा खाना बनाया गया, तो सीता तो हमारा क्रिया हो गई, सॉरी सीता हमारी कर्ता हो गई। खाना जो है खाना खाया जाता है, तो ये जो खाना खाना है ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब किसके द्वारा खाया जाता है, सीता के द्वारा खाना खाया जाता है, तो खाना खाया हमारा क्या हो गया, यही तो हमारा कर्म है, और यही कर्म क्या है, हमारी क्रिया पर आधारित है। अब इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। और ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप के द्वारा को याद रखिए, जिसके बीच में के द्वारा आ जाए वह हमारा कर्मवाच्य होगा। अब देखिए इसमें एक दूसरी चीज़, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आपको कर्तृवाच्य दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, के द्वारा नामक शब्द को जोड़कर परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे दिया गया था राम ने खाना बनाया, राम खाना बनाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए कर दीजिए, बीच में के जोड़ दीजिए कि राम के द्वारा खाना बनाया जाता है। दूसरा शब्द आपको दिया जाएगा रमेश ने खाना खाया, इसको कहा जाएगा कर्मवाच्य में चेंज करिए, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ के द्वारा जोड़ दीजिए, रमेश के द्वारा खाना खाएगा। हमने बताया था जिस वाक्य में के द्वारा आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और कर्तृवाच्य के लिए क्या बना था कि जब उसकी पुल्लिंग, ठीक है, लिंग चेंज करेंगे तो क्रिया बदलेगी। जैसे राम खाना बनाता है, इसी की जगह हो जाए सीता खाना बनाती है, तो बनाता से बनाती हो गई, क्रिया चेंज हो गई, तो हमारी कर्तृवाच्य हो गया।
ठीक है, अब आप दोनों चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरा देखते हैं। ये 3 ही प्रकार की होती हैं। अगला था हमारा नेक्स्ट जो है भाववाच्य था। ठीक है, क्या था? भाववाच्य। देखिए भाववाच्य क्या है, इसमें क्रिया और लिंग में होने वाला परिवर्तन कर्ता और कर्म दोनों के ही अनुसार नहीं होता है। यानी इसमें जो क्रिया जैसे क्या थी, चलना जाना आना गाना, और लिंग मोहन राधा, मोहन पुल्लिंग हुआ, राधा स्त्रीलिंग, इसमें जो परिवर्तन होगा ये न तो कर्ता और न ही कर्म किसी पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसमें कर्ता के बाद, कर्ता कौन है हमारा, मोहन, राधा, राम, रघुवीर, कर्ता के बाद कारक से का प्रयोग होता है या फिर से का उपयोग किया जाता है, जैसे से। ठीक है, और इसमें अकर्मक क्रिया होती है, क्रिया में कर्म नहीं लगा होता है, इसको आप भूल जाइए, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये चीज़ जो आपको विस्तार के लिए है, अभी आपको जो समझना जरूरी है, जैसे आपको दिया जाएगा मोहन से चला नहीं जाता, तो देखिए क्रिया इसमें हमारा कर्ता क्या है, मोहन है, तो कर्ता के बाद तुरंत जो है कर्ता कारक से का उपयोग हुआ है कि नहीं, से का यूज हमने किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य। फिर देखिए राधा से हंसा नहीं जाता, तो राधा के बाद से है, तो ये भी हमारा भाववाच्य हो गया। राम से टहला नहीं जाता, राम के बाद टे से है, तो इसका भी क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। रघुवीर से सोया नहीं जाता, या फिर सोहन से खाया नहीं जाता। ठीक है, सोहन के बाद सोहन क्या हुआ, कर्ता हुआ, और कर्ता के बाद तुरंत कर्ता के बाद जो है से यूज हुआ है, तो उसी को हम कहते हैं कर्ता कारक। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भाववाच्य। जहाँ पर आपको बीच में कर्ता के बाद तुरंत से दिखाई दे, वहाँ पर आप विदाउट हेजिटेशन, बिना को सोचे हुए भाववाच्य करिए। और यदि ने दिखाई दे, क्या, जैसे था मोहन से चला नहीं जाता, यहीं पर होता मोहन ने खाना नहीं खाया, यदि ने आ जाए तब कर्तृवाच्य होगा, और यदि से आ जाए तब आपका भाववाच्य होगा, और बीच में के द्वारा आ जाए तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। अब आप तीनों वाच्यों को आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगे है कारक। अब हम कारक को समझेंगे। देखिए आपने वाच्य समझ लिया, अब कारक को समझना है, इसी तरह आप कारक को भी समझ जाएंगे भी। देखिए कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की देखिए इंग्लिश में क्या हो, नाउन। देखिए संज्ञा की इंग्लिश होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, और सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा क्या है, राम, श्याम, लोटा, हाथी, घोड़ा, बाल्टी, सब क्या है हमारी, बाल्टी, मतलब ये सभी संज्ञा है। और जब यही संज्ञा ना दी हुई, इसी के स्थान पर फिर इसी को हम रख दें, रोहन, सोहन, आना जाना, घूमना टहलना, तो ये हमारा सर्वनाम भी है। ठीक है, अभी इसको देखिए समझते हैं। देखिए कारक का दूसरा नाम क्या है, परासर्ग भी होता है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कारक का दूसरा नाम क्या होता है। देखिए कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट सीजन चल रहा है और उनके पास प्रश्न नहीं होता है, उनके दिमाग में जितना प्रश्न रहता है वो सभी पूछ चुके हैं, इसलिए अब वो आपसे थोड़ा डीप भी पूछ सकते हैं। तो देखिए कारक का दूसरा नाम परासर्ग होता है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसको आप आसानी से एकदम भी समझ जाएंगे, थोड़ा हमको समय दीजिए। देखिए हिंदी में कारक 8 होते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप लिख भी सकते हैं इसको, कि हिंदी में कारक को क्या कहते हैं, कारक का दूसरा नाम क्या है, और फिर दूसरा पॉइंट लिखिए कि हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक 8 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहला होता है कि हिंदी कारकों का समान परिचय। देखिए कारक, कारक कौन से हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। अब देखिए कर्ता कारक क्या होगा, जहाँ पर चिन्ह ने लगा हो, जिस वाक्य में ने लगा मिल जाए वो आपका कर्ता कारक है, जिस वाक्य में को मिल जाए वो आपका कर्म कारक है। अभी हम आपको समझाते हैं कैसे शब्द में मिलेगा, एकदम विस्तार से चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनते रहना है बस, और कोई काम नहीं करना है अभी। जहाँ पर वाक्य में से या फिर द्वारा आ जाए, से या फिर द्वारा, वहाँ पर करण कारक होगा। जहाँ पर वाक्य में को या फिर के लिए आ जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। जहाँ पर वाक्य में से यानी अलग होना, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हुए कि नहीं, मैं छत पर से कूद गया तो मैं छत पर से अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो यही चीज़ पूछा गया, से अलग होना। अगला है संबंध कारक, जिसमें जिस वाक्य में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे ये शब्द आ जाए। देखिए को नहीं आएगा क्योंकि को आने पर कर्म कारक होगा, यहाँ पर का, की, के, ना, नी, रा, री, रे आ रहा है तो संबंध कारक होगा। और अगला है जिस वाक्य में और पर आ जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अब देखिए अभी हम आपको आगे समझा देते हैं। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले आप समझिए कर्ता कारक।
कर्ता कारक क्या है? कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, मैं, तुम, हम, वह, ठीक है, सभी कर्ता हो गए। देखिए जो कार्य को करता है कर्ता कारक। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, तो उसने इसमें क्या है? कर्ता है, ठीक है। और चाल चलना ही क्रिया, हमने कहा था जिसमें ना आ जाए लास्ट में वही क्रिया हो जाएगी। चलना, उठना, बैठना, गाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, हाँ, ये सभी क्रिया हो गई। तो उसने टेढ़ी चाल चली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? अब आप इससे प्रश्न पूछिए कि किसने टेढ़ी चाल चली, तो आपका प्रश्न में उत्तर आ रहा है उसने चली, तो उसने ही हमारा कर्ता हो गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उसने टेढ़ी चाल चली में कर्ता कारक कौन सा है, या फिर, ठीक है, तब आप तुरंत उसी से पूछिए कर्ता कारक क्या होगा, जिसमें जो है कर्ता वही होता है। तो आप प्रश्न पूछिए कि किसने टेढ़ी चाल चली, तो उसने चली, तो उसने आपका क्या हो गया? इसमें कर्ता हो गया। दूसरा है खाना माँ ने बनाया, तो खाना किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न करेंगे आप, खाना किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो खाना किसके द्वारा बनाया गया है? माँ के द्वारा, तो माँ इसमें कर्ता हो गई, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका कि कर्म कारक। दूसरा है आपका क्या? देखिए पहले हमने आपको डिस्कस करा दिया है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही कर्म कारक कहलाता है, यानी जो कर्ता है उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य ही कहलाएगा हमारा कर्म कारक। जैसे राम ने खाना को बनाया, राम ने खाना को बनाया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ना, जिस वाक्य के बीच में आपको को दिख जाए, इसीलिए हमने को जोड़ा है, ऐसा शब्द लिखा है कि बीच में को आए, ठीक है। या फिर को नहीं है तब कैसे पहचानेंगे? तो जैसे राम ने खाना को बनाया, तो राम ने क्या किया? खाना को बनाया, वही चिन्ह है कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। तो अब हम कार्य पूछेंगे कि राम ने क्या किया, तो उसने खाना बनाया, तो खाना बनाना ही हमारा कर्म कारक है, ठीक है। खाना हमारा कर्म हो जाएगा। और यदि इससे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अब यहाँ से पकड़िए कि जिस वाक्य में जो है को आ जाए उसके पहले का शब्द जो है वही हमारा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर को के पहले क्या है? बच्चों। देखिए माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, तो देखिए खाना किसने खिलाया बच्चों को? माँ ने। तो माँ तो हमारी कौन हो गई? माँ हो गई हमारी कर्ता। लेकिन माँ ने किसको खाना खिलाया? बच्चों को खिलाया, तो बच्चों कौन हो गया? कर्म हो गया। और खाना खिलाना क्या हो गई? क्रिया हो गई, ठीक है। अब देखिए बच्चों के बाद तुरंत को है, फिर है। अब देखिए जैसे ऐसे शब्द दिया जाए कि सोहन पत्र पढ़ता है, अब इसमें को नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? अब आप खुद से प्रश्न पहले ये पूछिए कि पत्र कौन पढ़ता है? सोहन, तो सोहन कर्ता हो गया। अब पूछिए कि सोहन क्या पढ़ता है? तो सोहन हमारा पत्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पत्र। तो पत्र क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अब आप कर्ता और कर्म को आसानी से पहचान जाएंगे। अब चलिए देखिए तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक में क्या होगा कि कार्य करने का साधन ही कारण कहलाता है। यानी जैसे मोहित चाकू से सेब काटता है, तो चाकू क्या हो गया? चाकू इसमें क्या है? यही तो एक साधन है कार्य करने का, तो यही आपका हो जाएगा करण कारक। रमेश सोहन के द्वारा पत्र भेजता है, तो किसके द्वारा पत्र भेजा गया? सोहन के द्वारा। सोहन क्या हो जाएगा? करण। हमने बताया था कि जिस वाक्य के बीच में से या फिर के द्वारा का यूज हो वहां पर करण कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे है रघुवीर कानपुर बस से जाता है, तो रघुवीर किससे कानपुर जाता है? ठीक है, तो बस से जाता है, बस इसका एक साधन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सभी चाकू, सोहन और बस ये हमारा करण कारक हो जाएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक है, ठीक है। अब आप दोनों चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कैसे पहचानेंगे? जो वस्तु को ग्रहण करता है वही संप्रदान कारक कहलाता है। आपको कोई भी वाक्य दिया जाएगा कि राजा भिक्षुक को कम्बल देता है, या फिर हमने आपको कम्बल दिया, या फिर टीचर अध्यापक ने बच्चों को जो है इनाम दिया, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जैसे राजा भिक्षुक को कम्बल देता है, तो कम्बल राजा भिक्षुक को कम्बल देता है, तो कम्बल कौन ले कौन रहा है? बताइए। कम्बल राजा दे रहा है तो राजा करता हुआ, लेकिन ले कौन रहा है? लेने का काम कौन सा कर रहा है? तो भिक्षुक का है काम, ठीक है। तो भिक्षुक क्या हो जाएगा? हमारा संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मोहित ने मोहिनी के लिए पढ़ाना सीखा, मोहित ने मोहिनी के लिए पढ़ाना सीखा, तो किसके लिए सीखा गया है? मोहिनी के लिए सीखा गया है ना। मोहित ने मोहिनी के लिए पढ़ाना सीखा, किसके लिए सीखा? मोहिनी के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? जो मोहिनी है यह संप्रदान कारक हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मोहिनी हमारी संप्रदान कारक हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब अगला हम आपको दिखाते हैं। जैसे है कि, और देखिए इसी में दूसरा संप्रदान में होता है, जब कोई वस्तु अच्छी लगे या पसंद आए तो भी संप्रदान कारक होता है। जैसे कोई वस्तु है वो हमें अच्छी लग जाए, पसंद आए। जैसे मुझे हिंदी अच्छी लगती है, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसमें देखिए हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी यानी जो अच्छा लगना है यही हमारा संप्रदान कारक है।
दूसरा है गणेश जी को लड्डू पसंद है, तो लड्डू किसको पसंद है? गणेश जी को पसंद नहीं, गणेश जी को क्या पसंद है? तो लड्डू पसंद है। तो लड्डू पसंद क्या हो जाएगा? इसमें जो पसंद है, सिर्फ इसमें पसंद जो है यही चीज़ इसमें क्या है? संप्रदान कारक। अगला है शंकर जी को भांग पसंद है, तो क्या पसंद है? भांग पसंद है, तो क्या हो जाएगा इसकी क्रिया? तुरंत संप्रदान कारक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में जो है वस्तु को जो ग्रहण कर रहा हो, जैसे भिक्षुक और मोहिनी, और जहाँ पर कोई चीज़ अच्छा लग जाए, जैसे मुझे हिंदी अच्छी लगी तो अच्छी, गणेश जी को लड्डू पसंद है तो पसंद, ये सब क्या है? संप्रदान कारक हो जाते हैं। अब चलिए अगला कारक देखते हैं। अगला कारक है आपका कि जहाँ उसी में देखिए है कि जहाँ पर उपकार या फिर अभिवादन आ जाए, जैसे माता जी को प्रणाम, ठीक है, तो प्रणाम क्या है? अभिवादन है। दादी जी को नमस्कार, नमस्कार क्या है? अभिवादन है। पिताजी को चरण स्पर्श, चरण स्पर्श क्या है? अभिवादन है। तो ये सभी हमारी क्या हो जाएंगी? ये सभी हमारी संप्रदान कारक हो जाएंगी। अभी देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझना है, अभिवादन आशीर्वाद नहीं है। हमने आपसे अभी सिर्फ जैसे टीचर ने बच्चों ने टीचर से प्रणाम किया, ठीक है, तो ये क्या हो? प्रणाम करना, ये तो आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। लेकिन टीचर ने बच्चों को आशीर्वाद दिया कि खुश रहिए, जब खुश रहिए आ जाएगा तो वही खुश रहना ही आपका तब दूसरा हो जाएगा। अभी उसको हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए यही चीज़ हम आपको समझाने के लिए किए जिससे आपके मन में डाउट ना आए। देखिए अगला है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? जहाँ से वस्तु अलग हो अपादान कारक कहलाती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा हिमालय से निकलकर अलग हो गई, अब गंगा अलग, हिमालय अलग हो गया। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो गिरना, ये जो गिरना क्रिया है यही आपका क्या है? अपादान कारक। पत्ते पेड़ से अलग हो गए, अपादान हो गया। राधा बस से गिर गई, राधा बस से गिरी तो राधा अलग हो गई, बस अलग हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया? अपादान कारक। दूसरा ट्रिक इसको पहचानने का है कि इसमें वाक्य में देखेंगे बीच में तो से शब्द का यूज हुआ है। कौन सा? से शब्द का यूज हुआ है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका संबंध कारक। कौन सा था? संबंध। वाक्य को क्रिया के साथ संबंधित करना ही संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह राम का कुत्ता है, ठीक है, हम पूछेंगे यह किस, ऐसे नहीं, जैसे यह राम का कुत्ता है। देखिए बीच में का या न, का ने क्या किया है? क्रिया के साथ जोड़ा है, इसको क्रिया के साथ संबंधित करता है। दूसरा, उसकी बहन बहुत सुंदर है, ठीक है, तो सुंदर लगना क्या है? क्रिया है आपकी। लेकिन जब इसमें हमने बहुत को जोड़ दिया यानी अत्यधिक सुंदर, तो ये जो बहुत है ये क्रिया के साथ क्या कर रहा है? इसको संबंध बनाकर इसकी विशेषता बढ़ा दिया। ठीक है, राम का भाई मिला था, राम का भाई मिला था, तो देखिए जो भाई है, जैसे हम कहते हैं राम का भाई मिल गया था, ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं भाई आपका भाई मिला था, ऐसे भी नहीं होगा, जैसे होगा कि भाई मिला था तब तो ये होगा आपका भाई। लेकिन जब हम कहेंगे राम का भाई मिला था तो हमने राम की विशेषता बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध कारक हुआ। हमने एक संबंध भी स्थापित किया कि राम का भाई मिला था, उसका भाई था, उसकी बहन मिली थी, यानी वो उसकी बहन है, दोनों में संबंध है। या राम का कुत्ता है तो राम का कुत्ता था, दोनों में संबंध है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यदि इससे भी आप नहीं पहचान रहे, ये नहीं याद आ रहा है, तब आप इतना याद रखिए कि इन वाक्यों में बीच में किसका यूज हुआ होगा? का लोप होगा। देखिए यहाँ पर का यूज हुआ, यहाँ पर का यूज हुआ, यहाँ पर की यूज हुआ है। ठीक है, तो जिस वाक्य में का किया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है। दूसरा चीज़, जहाँ पर मूल्य, अवस्था और आयु में भी कारक होता है। जैसे यह 5 रुपए की किताब है, 5 रुपये आ गया, मूल्य हुआ। सोहन की उम्र 50 वर्ष है, उम्र आ गई, अवस्था 50 वर्ष। एक हाथ का सांप है, तो ये क्या है? ये इसका एक हाथ का सांप, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिए गए एक हाथ का सांप है, तो एक हाथ जो है, एक हाथ इसकी क्या हो जाएगी? अवस्था है। एक हाथ इसकी अवस्था है, यानी वह, या फिर कहीं कहीं लोग कहते हैं यह एक, मतलब जो लाठी होती है बांस की, उसके बराबर सांप है, तो जिसमें एक लाठी है वह एक अवस्था उसकी बताई जा रही है। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसे भी शब्द यूज आ जाए वहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर भी की का लोप हुआ है, की का शब्द आया है, तो ये भी संबंध कारक होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका अधिकरण कारक। स्थान या समय का बोध कराते हैं। जैसे सोहन कुर्सी पर बैठा है, सोहन कहाँ बैठा है? कुर्सी पर। कुर्सी क्या है? एक स्थान है। मैं अभी जो है 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं कितने मिनट में आ रहा हूँ? 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? समय का बोध आपको करा है कि नहीं? तो जहाँ पर स्थान और समय का बोध होगा वहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संबोधन कारक। इसमें क्या होता है? वाक्य में आश्चर्य, आशीर्वाद, संबोधना। देखिए इसके पहले हमने बताया था उसमें कि प्रणाम या अभिवादन था। ठीक है, प्रणाम या फिर अभिवादन था, लेकिन अब क्या हुआ? अब आशीर्वाद दिया जा रहा है। अब जैसे बच्चों ने टीचर से प्रणाम किया,
लेकिन अब टीचर जो है बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये आशीर्वाद है। जैसे आपका शब्द आएगा अरे राम क्या हुआ, और इसमें देखिए ये मार्क भी लगा रहेगा, ठीक है। जहाँ पर ये मार्क दिख जाए वहाँ पर आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर संबोधन कारक है, ठीक है। जैसे अरे राम क्या हुआ, तो ये आश्चर्य की बात है। बेटा तुम युग युग जियो, तो ये पर क्या हुआ, आशीर्वाद दिया गया है। राधा इधर जाओ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, संबोधन, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको संबोधन दिख जाए या फिर आशीर्वाद हो या फिर आश्चर्य हो, वहाँ पर वाक्य में जो है संबोधन कारक हो जाएगा। अब हमें आशा है कि जितने भैया बने देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग कारक को आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम तीसरा पॉइंट अपना डिस्कस करते हैं। देखिए तीसरा टॉपिक आज का है हमारा छंद। छंद से आप बहुत प्रश्न बन रहा है, रोला, दोहा, सोलठा, चौपाई, और इससे प्रश्न बन कहाँ से रहा है, अभी हमको सिर्फ उसी को पढ़ना है, न कि इसका विस्तार पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि समय कम है हमारे पास, हमारे एग्जाम बहुत निकट हो गया है। जैसे पूछा जाएगा कि रोला आपसे, देखिए रोला से क्या प्रश्न बनेगा, सभी चीज़ों को बता रहे हैं। पहला है तो आप ये जानिए कि रोला में 4 चरण होते हैं। दूसरा, इसके प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होंगी। आपको कोई 4 लाइन लिखा रहेगा वहाँ पर, ये ठीक है, 4 लाइन से कम नहीं लिखा जाएगा कभी भी, क्योंकि इसमें 4 चरण होते ही हैं, ठीक है। और प्रत्येक चरणों में आपको गिनना है कि 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए मात्रा को गिनना कैसे है। जैसे मान लीजिए सा है, तो सा में कितनी मात्रा हुई, 2 मात्रा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ स लिखा है तब 1 मात्रा, तो 2 1 3 मात्रा। दूसरी चीज़, आप मात्राओं को गिनने में गलती कर देते हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आधा सा लिख करके फिर पूरा सा लिखा गया है, तो यहाँ पर इस सा को नहीं गिना जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसी की गिनती होगी। अगर आप दोनों की गिनती कर दे रहे हैं तब आपका यहाँ पर गलत हो गया। जैसे लिखा है कि रस्सी, देखिए जैसे रस्सी लिखा है, हमने कहा इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो आपने कहा दिया 1 2 और 2 4 मात्राएं, तब यहीं पर आपका गलत हो जाएगा। रस्सी में जो है सिर्फ और सिर्फ 3 मात्राएं थी, एक तो थी र पे और दूसरी थी इस डबल सी जो था आपका, इसमें सिर्फ 2 मात्रा होगी। जो जैसे मान लीजिए अगर यहीं पर होता कि मान लीजिए स की जगह क होता, आधा क, तब आप उसको आधा जोड़ लेते, तब एक यहाँ पर जोड़ा जाता है। लेकिन सेम चीज़ ये जब है, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है और उसी के बाद उसका जो शब्द लगा हुआ है वह पूर्ण है, ठीक है, वही शब्द होना चाहिए पूर्ण। जैसे हमने लिखा कक्का, क्या लिखा, कक्का, तो देखिए एक तो ये और 2 ये, 3 ही शब्द, लेकिन यहीं पर अगर होता आपका कक्खा, खा होता, तब आपको इसका एक जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो आधा के बाद जो पूरा शब्द आया है ये चेंज हुआ है। ये कैसा शब्द है हमारा, ये दूसरा शब्द है, ठीक है। अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि हमने क्या बताने का प्रयास आपको किया है। देखिए अब चलिए हम देखते हैं कि इससे आपसे पॉइंट से प्रश्न क्या बनेगा रोला से। रोला में ये याद रखिए कि इसमें 4 मात्राएं होती हैं और 24 चरण होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है चौपाई। चौपाई में आपसे पूछेंगे कि इसमें कितने चरण और कितनी मात्राएं होती हैं। आपको लाइन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कितनी मात्रा, तो इसमें 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। या फिर पूछा जाएगा इनमें से यह कोई 4 लाइन लिखी रहेगी, उसमें पूछेंगे इसमें कौन सी जो है छंद है, तो आप तुरंत वहाँ पे गिनिए। यदि 24 मात्राएं हो गई प्रत्येक चरणों में तब आपका रोला है, यदि 16 ही मात्राएं हो रही तब चौपाई, और मात्रा को गिनना आप सीख गए हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि कक्का है, यदि आधा क के बाद फिर से ही क आ गया तब आधा क को नहीं गिना जाएगा, पूरा क वाला ही सिर्फ गिनेंगे, ठीक, 3 मात्रा। लेकिन क के बाद चा आ जाए तब आप क का 1 लेंगे आधा का, और जो च है यदि वह च है तो 1 और चा है तब 2 हो जाएगा। इस तरह से गिनना है मात्राओं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा दोहा और सोलठा से प्रश्न बनता है कि दोहा का उल्टा छंद क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको आप लिख के रखिए कि दोहा का उल्टा छंद सोलठा होता है और सोलठा का उल्टा छंद दोहा होता है। कैसे, तो देखिए इसमें दोनों में 4-4 चरण होते हैं और इसके पहले चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके पहले चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13-13, जबकि इसका उल्टा सोलठा में पहले में और तीसरे में 13-13 होंगी। सॉरी यहाँ पर गलती से लिख उठा है, यहाँ पर पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी, जबकि दूसरे और चौथे में जो है 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए ये दोनों जो हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमेशा याद रखिए। जैसे आपको दे दिया गया तो तुरंत उनको गिनिए कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 हैं, तब वहाँ पर दोहा है। और यदि पहले और तीसरे में 13-13 है, दूसरे चौथे में 11-11 है, तब आपका सोलठा हो जाएगा। और आपको मात्राएं कैसे गिनना है हमने आपको बता दिया है। अब चलिए अगला हम देखते हैं। अगला आपसे पूछा जाएगा, अगला आपसे एक पूछा जा सकता है कुंडलिया, ठीक है। अगला आपसे क्या पूछा जा सकता है, कुंडलिया पूछेंगे। तो देखिए कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और उसके प्रत्येक चरण में इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलिया जैसे मान लीजिए कोई दिया गया है तो वो 6 लाइन में लिखा होगा, यदि 6 लाइन में है तो कुंडलिया, नहीं तो वो कुंडलिया नहीं होगा। और इन 5 से छोड़ के आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में, ना ही किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और दूसरी चीज़ कुंडलिया में ये भी देख लेना आप कि इसमें
दोहा और रोला से मिलकर बना होगा, दोहा और रोला से ये मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसके प्रत्येक चरणों में 24 ही मात्राएं होंगी। तुरंत मात्राओं को आपको गिन लेना है, 24 मात्राएं हैं और 6 चरण है, तब आपका कुंडलीय हो जाएगा। वैसे एग्जामिनर बहुत कम ही कुंडलीय को पूछता है, लेकिन कुंडलीय पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि टीचर 6 लाइन लिखने में आलस करते हैं, इसलिए जल्दी कुंडलीय को नहीं पूछते हैं। अब चलिए दूसरा आपके एग्जाम में तीसरा आपका जो है, हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया है। पहला हमने वाचक को, फिर हमने कारक को, फिर छंद को डिस्कस किया। अब हम देशज और विदेशज समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा रहा है। देखिए देशज और विदेशज शब्द क्या है, तो देशज शब्द को पहले समझिए। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो, ऐसे शब्द जिनके उत्पत्ति की मूल का पता ही न हो कि ये कहाँ से आए हुए शब्द हैं, ठीक है, परंतु वे प्रचलन में हों, लेकिन वो प्रचलन में, मतलब हम लोग ऐसा शब्द यूज करते हैं जिनका हमको पता नहीं है कि वो कहाँ से आए। यदि हमसे पूछा जाए कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस शब्द का हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे शब्द ही देशज शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लोग गाँव के लोग हैं या फिर जो भी हैं शहर में जो गए हैं वो भी गाँव के हैं, लेकिन वो शहर में जाकर दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब वही गाँव में आते हैं तो देशज शब्द का प्रयोग करते हैं। और वही बाहर चले गए तो जैसे मुंबई, कोई गाँव से मुंबई चले गए, कोई गाँव से दिल्ली चला जा रहा है, कोई गाँव से कहीं और चला जाए तो वहाँ पर वो विदेशज शब्द का यूज करेगा। अभी हम आपको समझाते हैं कैसे। देखिए जैसे इसमें हमने आपको बताया कि देशज शब्द क्या हो सकते हैं। जैसे लोटा शब्द है, अब हम आपसे पूछ लें कि लोटा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आप बता सकते हैं? कोई कभी नहीं बता सकता है कि लोटा की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। कटोरा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये सभी देशज शब्द हैं। लेकिन इनसे यदि पूछें कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तब आप नहीं बता सकते हैं। आप ही नहीं, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इनको हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन इनकी उत्पत्ति का कोई आधार ही नहीं है। तो ऐसे शब्द देशज हो गए। दूसरा पॉइंट है कि विदेशज शब्द। दूसरा है विदेशज। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली हैं। जैसे ऐसे शब्द जो अरबी हैं, फारसी हैं, तुर्की हैं, अंग्रेजी हैं और पुर्तगाली हों, वो शब्द कौन से हैं? दूसरी देश के हैं, लेकिन उनका उपयोग हम अपने देश में कर रहे हैं, बोलचाल की भाषा में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, अरबी में कौन कौन से शब्द हैं? जैसे हम कहते हैं अजब, तुम भाई अजब आदमी हो, तो अजब क्या है? अजब एक विदेशज शब्द है, विदेशज में अरबी शब्द है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं? अपने देश में कर रहे हैं कि नहीं, भारत में। तो ये क्या हुआ? विदेशी शब्द हुआ। जैसे हमने कहा वह बहुत अमीर व्यक्ति है, तो अमीर होना इसका एक अस्तित्व है, ठीक है कि नहीं, और यह विदेशी शब्द है, यह अरबी भाषा का शब्द है, इसका उपयोग हम लोग अपने यहाँ करें। अब देखिए ऐसे विदेशी शब्द कौन कौन से हैं जो अरबी में है? अक्ल हो गया, असर, अल्लाह, इस्तीफा, इमारत, इज्जत, इनाम, आदमी, आदत, आखिर, आसार, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, कसार, कसूर, यानी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं हमारे अरबी में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप सबको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। अब देखिए दूसरा है आपके यहाँ पर फारसी शब्द होते हैं। फारसी शब्द भी जो बाहर से आए हुए हैं और हमारे यहाँ उपयोग किए जा रहे हैं हिंदी में, जैसे अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, आदमनी, किशमिश, खुश, खरगोश, खामोश, खाल, आईना, आफत, कमरबंद, इस प्रकार से फारसी। तीसरा है आपका पुर्तगाली से शब्द कौन से हैं? जैसे आल्पिन, आलमीरा, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, कमरा, काजू, लाबाद, छाया, पादरी या फिर तौलिया, कमीज, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। जो पुर्तगाल के शब्द हैं, विदेश के शब्द हैं, लेकिन इनका यूज हम अपने देश में कर रहे हैं, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? विदेशज। इसी प्रकार से देखिए और भी शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं कौन से? अफसर हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में हम डॉक्टर बोलते हैं, इंग्लिश में हम इंजन बोलते हैं, इंग्लिश में हम अस्पताल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम क्रिकेट बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं, क्लार्क बोलते हैं, मील बोलते हैं, एजेंसी बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, ये सब इंग्लिश के शब्द हैं, लेकिन उनका हिंदी में प्रयोग हम लोग अपने देश में कर रहे हैं। ये सब क्या हो गए? विदेशी शब्द हो गए, ठीक है। तो अब आप देशज और विदेशज को समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे जो देशज हैं उनकी इंग्लिश नहीं भी बन सकती है, इंग्लिश नहीं बन सकती है। जैसे फड़फड़ाना, अब फड़फड़ाना की इंग्लिश आप क्या बनाएंगे? जैसे टरटराना, भिन भिनाना, तो ये सब क्या है? इनकी इंग्लिश तो मतलब बनेगी। जैसे किसके माने होता है, किस माने भिन भिनाना, इसको तो आप बता देंगे, लेकिन वो एक देशज शब्द हुआ, उसकी उत्पत्ति का कोई आधार नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है।
अब आगे देखिए क्या हमको दिया गया है। आगे हम देखेंगे तद्भव और तत्सम। देखिए तद्भव तत्सम आपके बहुत पूछे जा रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि सर 5 से 6 नंबर के पूछे जा रहे हैं और बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए हमने इस वीडियो को आपको बनाई है। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक चीज़ों को आपको कौन सा तरीका बताया जाए, कितनी सरल से सरल शब्दों में यूज करके बताया जाए कि आपको समझ में आ जाए, कौन सा ट्रिक यूज किया जाए कि आप आसानी से समझ जाएँ। ठीक है, तो इसी चीज़ को बनाने में हमको कम से कम 1 हफ्ते लग गए हैं। इस चीज़ों को बहुत मेहनत किया जाता है एक वीडियो के पीछे। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा समझा करिए कि ये वीडियो लेट से आ रही है तो क्यों लेट से आ रही है। ठीक है, अब देखिए तद्भव और तत्सम आपको सीखना है। देखिए हमने आपको तद्भव और तत्सम की परिभाषा न बताकर अभी हाल ही में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें रखा है, जैसे तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने के नियम। देखिए हमने कुछ ऐसे नियम खोजे हैं इसके, जिससे आप पहचान जाएंगे कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। और यदि वो तत्सम, जैसे आपसे कहा गया कि तद्भव को तत्सम बनाइए, तब आप तुरंत तत्सम में चेंज कर देंगे, या फिर तत्सम को कहा गया तद्भव में करिए तो उसको भी आप कर देंगे। सिर्फ ऐसे 6 शब्द हैं, 6 नियम हमने बताए और बहुत सरल नियम है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है बस शब्दों को। देखिए कैसे, जैसे हमने बताया, देखिए पहला नियम हमारा था, पहला नियम हमने बनाया है कि जिस शब्द में छ शब्द हो प्रायः तत्सम होगा। ऐसे शब्द जिसमें छ आ जाए, जैसे पक्षी, पक्षी क्या है, तत्सम हो जाएगा। भिक्षा छ है, तत्सम हो जाएगा। रक्षा तत्सम है। लक्षण, तत्क्षण आपका लक्षण। दूसरा है लक्ष्मण, अगला है रिच, तो ये सब क्या है, तत्सम। लेकिन जहाँ पर छ है वो तत्सम हमने कहा। और यदि इनका कहा जाए कि आप इनका तद्भव कर दीजिए, तत्सम से तद्भव करिए, तब आपको कुछ नहीं कर रहा है। जहाँ छ है यहीं पर आपको छी कर देना है। छ के स्थान पर आपको या तो ख कर देना है या फिर छ, जो शब्द सही बैठे, जिससे सही शब्द बने। ठीक है, वही करना है। जैसे भिक्षा का आपने क्या किया, भीख कर दिया। भाई भिक्षा तो होता नहीं है, भीख होता है, तो भिक्षा का भीख कर देंगे। तो भिक्षा पूछा जाए क्या है, तत्सम है। और जहाँ पर ख आ जाए या फिर छ से छाता वाला छ आ जाए तब आपका तद्भव होगा। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए दूसरा हमने क्या लिखा है, तत्सम शब्द होते हैं जिसमें स्र आ जाए, जैसे स्र है वह तत्सम होगा। लेकिन जब स छोटा वाला स सरवता वाला आ जाए तब वह तद्भव होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे उसमें क्या था कि छ से छत्री वाला छ आए तब वह तत्सम है, लेकिन जब ख और छ से छाता वाला छ आ जाए तब तद्भव है। और उसी प्रकार ये भी है कि स्र आ जाए तो तत्सम है और स आ जाए तद्भव है। अब जैसे हमने कहा है कि आप जैसे साक्षी है, सॉरी, जैसे यहाँ पर हम श्री से लेंगे। सबसे पहले हमने श्री को आपको बताया, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि श्रेष्ठी, श्रेष्ठी में श्र है कि नहीं है, तो ये तो आप समझ गए, तुरंत पकड़ लेंगे कि सर ने बताया था श्र है तो ये तद्भव हो गया, सॉरी तत्सम हो गया। तो देखिए ये तो सही है। लेकिन हमने कहा कि अब इसी को आप जो है तद्भव में चेंज करिए, तब आप फंस जाएंगे। तब आपको कुछ नहीं करना, एकदम आसानी से श्र को स में कर दीजिए बस। जैसे श्रेष्ठी था, इसी को सेट कर दीजिए, स आ गया और आप पहचान भी जाएंगे कि हाँ ये तद्भव है, क्योंकि इसमें स है छोटा वाला। दूसरा श्रृंगार है, श्रृंगार आप स्र से पहचान गए तत्सम है, लेकिन जब इसको कहेंगे तद्भव में करिए तब आप क्या करेंगे, श्रृंगार कर देंगे। क्या कर देंगे, श्रृंगार कर देंगे। अब इसमें छोटा वाला सा आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा तद्भव हो गया। और तत्सम से आपने तद्भव में परिवर्तन करने का भी नियम सीख लिया है। अब इस वीडियो से आप क्या करेंगे, आप तत्सम से तद्भव को और तद्भव से तत्सम को करना सीख गए। और तद्भव कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम है, इसको भी आप सीख गए हैं। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, दो शब्द हैं बस। इसमें है कि तत्सम शब्दों में प्रयुक्त हुआ श वर्ण शब्द के तत्सम रूप में स हो जाता है। जैसे जिस वाक्य में श आ जाए, कौन सा, श से श्रोता वाला श। ठीक है, श ये वाला सा आ जाए तो वहां पर ये वाला बड़ा वाला सा है और ये छोटा वाला सा होता है। तो जहां पर ये वाला श आ जाए वहां पर आपका तत्सम शब्द है। लेकिन जहां पर हमने पहले भी बता दिया कि जहां पर छोटा वाला सा आ जाए वहां पर आपका तद्भव होगा। जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा में क्या है, इसको आप पहचान गए तो तत्सम हुआ क्योंकि सीटी वाला सा है। लेकिन जब हम इसको कहेंगे तद्भव में कन्वर्ट करिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को आप शी को श में कर दीजिए। और जो हमने आपको पहले बताया कि जो छ से छत्री है इसको ख में कन्वर्ट कर देंगे आप। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, शिक्षा से सीख बन गई। अब जैसे सुकर, तो सुकर में देखिए अभी क्या बन जाएगा, जैसे सुकर है तो सुकर को सीटी वाले श को आप क्या करेंगे, सु और क की जगह अ हो गया, क की जगह अ कर देंगे। तो श से आप पहचान गए कि हमारा तत्सम हो गया। अगला जैसे है यहाँ पर कि सांप, तो श है तो इसमें तद्भव हो, सॉरी तत्सम हो गया। ये वाला श है तद्भव हो गया। जैसे आपको दिया गया कि सेज और श्यामल में कौन सा तत्सम है, तो जिसमें सीटी वाला सा है वो हमारा तत्सम है, जिसमें सरौता वाला सा है वो हमारा तद्भव है। चेंज करने को बोला जाए तो सीटी वाले श की जगह श कर दीजिए। और जैसे यहाँ पर था कि छत्र भी था तो छत्र को ख बना दीजिए। ठीक है,
आप चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है तत्सम शब्दों में खाते हैं। ऐसा कोई भी शब्द जिसमें ख यूज हो, ये वाला स यूज हुआ हो, ख इसको बोलते हैं, तो इसका तुरंत वहाँ पर आप तत्सम शब्द कर देंगे, ठीक है। वो तद्भव होते ही नहीं है। जैसे पौष, विष्ठा, प्रेण, पुष्कर, वाष्प, मिष्ठान, मुशल, ये सभी क्या है, तत्सम होते हैं, इनका तद्भव होगा ही नहीं, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है तद्भव होगा लेकिन पहचानने की ट्रिक बताए हैं। अगला था आपका कि जिसमें व आ जाए, कौन आ जाए, व आ जाए, वहाँ पर तत्सम होगा, और जहाँ पर ब आ जाए वहाँ पर तद्भव होगा। जब आपको तत्सम को तद्भव बोला जाए इसमें, तो व को ब कर दीजिए। जैसे वानर था, वानर को आप बंदर कर देंगे। वज्रांग था, वज्रांग से बजरांग होगा, तो व को ब में चेंज कर दिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए अगला है त्र। त्र को आप री में कर देंगे। त्रा है तो उसे री में कर देना है। देखिए इसके पहले हमने जो बताया था वो स्र बताया था, उसका डाउट मत पालना। ये री है, दूसरा चीज है, तो वही चीज इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि त्र को आप री में कर देंगे। जैसे पितृ, पितृ को हमने पत्र में कर दिया। मित्री नृत्य में कर दिया। राजपुत्र को राजपुत्री में कर देंगे, ठीक है। जिस प्रकार अब आप पहचान गए होंगे। देखिए हम आपको एक दो बार फिर से रिपीट करते हैं, आप बस चीज़ों को ध्यान से आपको देखना है। जैसे हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि इसमें कौन कौन से होते हैं। तत्सम में एक तो सरा होगा, दूसरा व होगा, ठीक है, ये दो होंगे। तत्सम में एक तो सरा, दूसरा व, तीसरा आपका होगा ख, चौथा शब्द होना चाहिए सीटी वाला सा, पांचवा होना चाहिए श्र, और छठा होगा छ। तब आपके तत्सम है। तद्भव पहचानना है तो ख या फिर छ या फिर सरौता वाला स, और उसके बाद एक ब आएगा और एक री आएगी, बस इतने ही शब्द आपके आएंगे, वहाँ पर तद्भव हो जाएगा। और तद्भव से तत्सम, तत्सम से तद्भव करना भी आप यहीं पर सीख गए हैं। अब जैसे कुछ आपके जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर हमने कुछ ऐसी संख्या ले ली है, तो आइए इनको डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे आपको अचरज दिया जाएगा तो अचरज का आश्चर्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे जिसमें ज आ जाए वो आपका तद्भव है, लेकिन जहाँ पर आपका ये देखिए आश्चर्य आ गया वहाँ पर तत्सम होगा। अमूल का अमूल्य होगा। अमूल हमारा क्या है, अमूल क्या है, तद्भव है, लेकिन अमूल्य क्या है, तत्सम है। अंधेरा क्या है, तद्भव है। अंधकार क्या है, तत्सम है। अगम क्या है, तद्भव है। अगम्य क्या है, तत्सम हो जाएगा। अचानक तद्भव है, अकस्मात तत्सम होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं और कौन से शब्द हैं। इसी प्रकार अक्षर है। छ को आप या तो छ में चेंज करिए या ख में करिए, तो अक्षर तो होता नहीं है, अक्षर होता है, ठीक है। तो अक्षर हमारा तद्भव हो गया। जैसे अंगरखा था, अंगरक्षक हो गया। ख को छत्र में चेंज किया है, छत्र को ख में चेंज करिए, वही सेम चीज़ें हैं, चाहे जो करिए। अस्सी से जिसमें सरौता वाला सा आता है, हमने आपको पता है पहले बताया था, जिसमें छोटा वाला सा आ जाए वो हमारा तद्भव है, जिसमें बड़ा वाला सा आ जाए वो हमारा तत्सम है, या फिर जिसमें खटकोड़ वाला सा आ जाए तब भी हमारा तत्सम हो जाएगा। इस प्रकार अब आप आसानी से समझ रहे हैं चीज़ों को। जैसे अशीति क्या है, तत्सम है, 80 इसका तद्भव होगा, छोटा वाला सा है। अमृत का अमीय हो जाएगा। अकार्य तत्सम है, अकार तद्भव है, ठीक है। देखिए ये जो बताया जाए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए बताए गए हैं। अज्ञान का अजान हो जाएगा। अच्छत का अच्छत हो जाएगा। अज्ञानी का अजाना हो जाएगा। अमूल्य का अमोल। देखिए ये सभी क्या है, तत्सम है, लेकिन ये सब हमारे क्या हैं, तद्भव हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, तद्भव हैं, और ये सभी हमारे तत्सम हैं। चलिए अगला देखते हैं। और इसी प्रकार थोड़े से और शब्द हैं कि अंगुरी और अंगुली तद्भव है, लेकिन अंगुली क्या है, तत्सम। अब कहेंगे सर इसमें कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर ये वाली जो बिंदी है, जहाँ पर सिर्फ ये बिंदी होगी वहाँ पर तत्सम होगा, लेकिन जहाँ पर ऐसे करके बिंदी होगी वहाँ पर तद्भव होगा। जहाँ पर ऐसे करके लगा होगा, जैसे आहा है, तब ये आपका तद्भव होगा। इन चीज़ों को याद रखना है आपको, ठीक है। एक एक चीज़ों को आपको समझा देंगे एकदम बेहतरीन ढंग से। जैसे आखेट है, अहेर हो जाएगा। अग्रवर्ती का तद्भव अखाड़ी होगा। अर्क का तद्भव अरख होगा। आभीर का तद्भव अहीर होगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि अहीर का तत्सम क्या है, तो आभीर होगा। अवतार का तत्सम क्या होता, अवतार हो जाएगा। और देखिए और से कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, जैसे आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा अचूक का तत्सम तो अच्युत। अनाज का तत्सम अन्याद। अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ। अठारी का तत्सम अट्टालिका। 18 का तत्सम अष्टादश। अमावस का तत्सम अमावस्या। देखिए ये 2-3 ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको आप थोड़ा देख के जाइएगा। अगला है आपका कि अर्पण। अर्पण का तत्सम अर्पण। अन्नत का तत्सम अन्यत, और अनाड़ी का अनार्य। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम बताए जा सकते थे हमने उनको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। और हमें आशा है कि जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग पांचों पॉइंटों को जो आज हमने डिस्कस किया है, पहला पॉइंट था वाच्य, दूसरा था कारक, तीसरा था छंद, चौथा थे देशज विदेशज, और पांचवा था तद्भव तत्सम। जो भी भैया बहन ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे और वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे कहीं भी, वो
अब इस चीज़ पांचों टॉपिक को कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और यदि भूलते भी हैं तो एक बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जिन्होंने ध्यान से देखा है बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को, वो पांचों पॉइंटों को आसानी से समझ गए होंगे। और जब वो एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर देखना कि आप इन पांचों पॉइंटों से चाहे जितने भी प्रश्न आए हों, 10 प्रश्न 15 प्रश्न, वो सभी सॉल्व करके आएंगे। और आपसे दूसरा इसमें पूछा जाता है समास, काल, संधि, अनुलोम, रस, अलंकार, शुद्ध शम, भिन्नार्थक सब कवि और रचनाएं। उसको हमने आपको इसी तरह से पहले ही वीडियो में समझा दिया था। तो अभी तक जितने भी लोग नहीं देखे सभी लोग जाकर पहली वीडियो जरूर देख लें। वहाँ पर हमने ये सभी चीज़ें हमने पटवारी के लिए स्पेशल बनाई हैं। एक एक चीज़ों को खोजा जाता है बैठ के हम, ठीक है। दिन और रात लग जाते हैं उसमें, दिन रात पूरे लग जाते हैं कि एक वीडियो को खोजने में, फिर उनको लिखने में, बनाने में, किस टाइप से बनाया जाए कि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। इसलिए एक एक चीज़ों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए तो उसको आप ध्यानपूर्वक थोड़ा पढ़िए। और होता क्या है, जैसे आप थोड़ा सा देखें फिर आप स्किप कर दिए, जब आप स्किप कर दिए तो अब क्या हुआ कि आपने पहले 1 से 2 तक तो सीखा था, लेकिन 2 के बाद आपने 3 4 स्किप कर दिया। अब क्या हो, जब आप 3 4 स्किप कर दिए तो अब आपका और मन नहीं करेगा देखने का, क्योंकि आपने 3 4 को सुना है। देखिए जैसे मान लीजिए 1 2, जहाँ से 2 समाप्त हो वहीं से तीसरा जो 2 के बाद 3 आएगा तो वो 2 से रिलेटेड ही होगा 3। तो जब आप 3 को ही नहीं देखेंगे तो 4 आप नहीं समझ पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो इससे रिलेटेड था। और जब आप 2 से सीधा 4 गए तो बीच की एक कड़ी को छोड़ दिए तो आप अब नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को कभी स्किप नहीं करना चाहिए कोई चीज़ जब बताया जाए, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को जरूर देखिए, और यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत सरल शब्दों में आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। और वीडियो आपको कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, जितने भी अपन देख रहे हैं, कि वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, या फिर हमारे द्वारा कोई भी चीज़ यदि बताया गया गलत हो जाता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर ये चीज़ें गलत है। और इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।